हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। हम क्लास 8th साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके हम 4th वीडियो लेक्चर में आ गए हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करें। तो अगला टॉपिक जब हम इरिगेशन पढ़ रहे थे उसमें हमने ओल्ड मेथड को पढ़ लिया है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न मेथड, जो आज के टाइम पे जो सिंचाई करने के लिए जो मॉडर्न मेथड का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। क्या करने के लिए? सिंचाई को करने के लिए। इरिगेशन मैंने बताया था, वाटरिंग ऑफ प्लांट, उसी को हम इरिगेशन बोलते हैं। वंस द वाटर इज लिफ्टेड अप, मेथड टू यूज़ द वाटर इकोनॉमिकली हैव बीन डेवलप्ड दीज डे। और जैसे ही एक बार पानी ऊपर आ जाता है कुएं से, तो उसके बाद फिर हम उसको आर्थिक रूप से सस्ते मेथड में डेवलप कर सकते हैं। 2 मेथड है जिसके बारे में यहाँ डिस्कस किए गए। पहला मेथड है स्प्रिंकलर मेथड और सेकेंड मेथड है ड्रिप सिस्टम। क्या नाम है? आपको नाम याद रखना है। मॉडर्न मेथड के 2 नाम आ जाए तो क्या लिखोगे? स्प्रिंकलर सिस्टम या स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकल यानी छिड़कना, और उसके बाद ड्रिप मेथड। तो स्प्रिंकलर मेथड क्या है? सबसे पहले तो स्प्रिंकलर सिस्टम इज यूज्ड वेयर द सॉइल कैन नॉट रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग। यानी स्प्रिंकलर मेथड उन जमीनों पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे पानी, जो सॉइल होती है, मिट्टी, वो पानी को ज़्यादा समय तक अपने में रख नहीं पाती और जल्दी से पानी को क्या कर देती है, एब्जॉर्व कर लेती है। ये ज़मीन के अंदर पानी चला जाता है। और वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नो अवेलेबल, और ऐसी जगहों पे यूज़ किया जाता है जहाँ पानी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे मेथड में क्या किया जाता है, रोटेटिंग नोजल्स आर अटैच्ड टू परपेंडिकुलर पाइप एट रेगुलर इंटरवल। देखो ये पाइप लगा रखें, इस पाइप में परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे फिर नोजल्स लगे हुए हैं जो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। और रोटेट करने के कारण ये क्या देते हैं, जैसे एक फंवारा होता है, जैसे हम घर पे नहाते हैं तो शावर होता है ना, तो शावर से जैसा पानी आता है ना, वैसे ये पाइप घूमते रहते हैं एंड वाटर स्प्रिंकल्ड, और वाटर धीरे धीरे छिड़कते हैं। किस पे छिड़कते हैं? क्रॉप पे छिड़कते हैं। कैसे छिड़कते हैं? इफ इट इज रेनिंग, जैसे बारिश हो रही हो वैसे ये पानी को देखो छिड़कते हैं। फोटो दिख रहा है, देखो ये पानी को क्या कर रहे हैं, छिड़क रहे हैं। ठीक है, इस तरह के मेथड को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम। नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। तो ये एक इकोनॉमिकल मेथड। इकोनॉमिकल का मतलब ये भी एक बहुत ही कम पानी का वेस्ट करने वाला मेथड है। दिस सिस्टम इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसमें क्या होता है, पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट पे जाता है। रूट यानी जड़ों में जाता है। जैसे पानी चला रहे हैं तो छोटे छोटे पाइप लग रहे हैं, हर एक पौधे पे लग रहे हैं, और फिर हर एक पौधे में पानी कैसे गिर रहा है, बूंद बूंद करके, और बूंद बूंद करके गिरेगा। दस वाटर इज नॉट वेस्टेड। तो वाटर क्या नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा। दिस सिस्टम इज प्रैक्टिस्ड इन रीजन वेयर द वाटर अवेलेबिलिटी इज पुअर। तो ये सिस्टम भी उसी जगह काम करता है, काम में लेते हैं जहाँ पे पानी की क्या रहती है, कमी रहती है, या पानी जो अवेलेबल होता है वो कम मात्रा में होता है। तो ये था हमारा इरिगेशन। अब अगला जो टॉपिक आ गया हमारा वो क्या, रिमूवल ऑफ वीड्स। यानी हमने सॉइल प्रिपेयर किया। क्या क्या किया? पहले प्रिपेयर किया सॉइल, बीज उगाया, सोविंग किया, फिर उसके बाद हमने मैन्योर और फर्टिलाइज़र को डाला, फिर हमने इरिगेशन किया, और अब हम 5वें में आ गए। 1 2 3 4। 5वां क्या है, रिमूवल ऑफ वीड्स। यानी जो खरपतवार, खरपतवार का मतलब जो अनवांटेड पौधे हैं जो प्लांट के साथ उग जाते हैं उनको निकालना पड़ता है, तो उसी को रिमूवल यानी निकालना। इन फील्ड ऑफ्टन मेनी अदर प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग अलोंग विद द क्रॉप प्लांट। आप जानते हो कि आपके जो फसल के पौधे हैं उनके साथ बहुत सारे अनवांटेड पौधे भी क्या होने लग जाते हैं, उगने लग जाते हैं। ऑल प्लांट अदर देन क्रॉप आर कॉल्ड वीड। यानी वो सारे प्लांट जो क्रॉप के अलावा उग गए उन सबको क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। वीड्स आर अनवांटेड। और वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड होते हैं। अनकल्टिवेटेड प्लांट अनवांटेड होते हैं, और अनकल्टिवेटेड प्लांट का मतलब हम उनको उगाते नहीं है फिर भी वो उग जाते हैं। और पेस्ट विच ग्रो अलोंग विथ कल्टिवेटेड प्लांट ऑन देयर ऑन, जो अपने आप ही हमने जिनको उगाया उन पौधों के साथ अपने आप ही उग जाते हैं। अनवांटेड प्लांट और अनकल्टिवेटेड प्लांट को हम वीड्स बोलते हैं। इन अदर वर्ड, पेस्ट यानी जानवर भी हो सकते हैं। प्लांट एंड पेस्ट अदर देन क्रॉप आर कॉल्ड वीड। यानी प्लांट और जो जानवर अगर वो क्रॉप के अलावा अगर आ गए फील्ड में तो वो सारे क्या है, वीड्स से। तो क्वेश्चन आता है, वाई रिमूव वीड्स। इन वीड्स को हटाना क्यों है? जब उग गए तो उगे रहने दो ना, वहीं रहने दो, हमें क्या दिक्कत है, हमारा तो क्रॉप भी उग रहा है। तो हटाना इसलिए है
दे आर ए थ्रेट टू कमर्शियल क्रॉप एज दे compete फॉर। ये हटाना इसलिए क्योंकि आप उगा रहे हो बेचने के लिए, फसल किस लिए उगा रहे हो, कॉमर्शियल यानी बेचने के लिए, तो आपकी फसल की पैदावार कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन होगा। आपका क्रॉप, ये आपका क्रॉप है और यहीं पे क्या उग रहा है, वीड भी उग रहा है, तो दोनों आप पानी डालोगे तो आधा पानी क्रॉप को मिलेगा, आधा वीड ले जाएगा। सनलाइट आएगा, आधा इसको मिलेगा, आधा ये ले लेगा। आप खाद डालोगे, आधा खाद ये ले लेगा, आधा, तो यानी आपके क्रॉप को तो सब चीजें क्या मिल रही है, आधी मिल रही है। तो आधी मिलेगी तो क्या वो फुल ग्रोथ कर पाएगा? इसीलिए वीड्स को हटाना जरूरी है। सनलाइट, एयर, न्यूट्रिएंट, वाटर, सब में कंपटीशन होगा। इन कंपैरिजन टू कल्टीवेटेड क्रॉप द सीड ऑफ वीड जर्मिनेट इजीली। और हम जानते हैं कि हमारे क्रॉप से जल्दी क्या उग जाता है, वीड उग जाता है, यानी खरपतवार उग जाता है। दीज सीडलिंग ग्रो फास्टर, और वो वीड्स बहुत जल्दी फास्ट उगता है। दे फ्लावर अर्लियर, और वो जल्दी उगने लग जाता है। देयर सीड प्रोड्यूस बिगेन आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड, और छोटे समय में वो इतने बड़े हो जाएंगे और उनमें से बहुत लार्ज नंबर में बीज निकलने लग जाएंगे। इनफैक्ट वीड टेक अप ऑल द न्यूट्रिएंट, और आप जितना भी न्यूट्रिएंट अपने क्रॉप को दोगे वो सारा कौन ले लेगा, वीड्स ले लेगा। एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, और आपके ग्रोथ की ग्रोथ को क्या कर देगा, रिड्यूस यानी कम कर देगा। दे ऑल्सो स्प्रेड डिसीज, और कई बार ये बीमारी भी फैलाते हैं टू द कल्टिवेटेड प्लांट। आप जो प्लांट उगाते हो उन पे ये बीमारी भी फैला देते हैं। एज दे बिकम होस्ट ऑफ मेनी इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इन वीड्स के अंदर बहुत सारे कीड़े भी रहते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, तो इनमें जो बीमारी आती है वो आपके क्रॉप प्लांट में भी बीमारी आ जाएगी। देयर फॉर वीड्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड, इसीलिए वीड्स को क्या करना पड़ेगा, हमें फील्ड में से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, यानी हटाना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड, यानी वीड्स को हटाने का जो प्रोसेस हम फील्ड में करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं। तो वो प्रोसेस जिससे वीड्स को हटाया जाता है फील्ड में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं। तो ये कुछ कॉमन वीड्स हैं जो आपके फील्ड में क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं, उनके नाम दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब वीड्स को हटाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग हटाने का काम हाथ से भी होता है, नहीं तो किससे करते हैं, ट्रॉवल, जिसको क्या बोलते हैं, खुरपा। ये खुरपा है, इससे वीड्स को हटाया जाता है। और एक ट्रैक्टर ड्रिवन हैरो, या तो फिर ट्रैक्टर में लगा हुआ ये मशीन होता है जिसका क्या नाम है, हैरो। तो क्वेश्चन आ गया वीड्स को हटाने का कौन कौन से मेथड है, तो पहले बोलोगे हैंड से, किसकी मदद से, खुरपा की मदद से, किसकी मदद से, खुरपा की मदद से, और उसके अलावा ट्रैक्टर के जो हैरो है इसकी मदद से। और उसके अलावा केमिकल से भी हटाया जा सकता है। दवाई आती है, दवाई को जिसको बोलते हैं वेडीसाइड, क्या बोलते हैं, वेडीसाइड, यानी वीड्स को हटाने वाली दवाई को क्या बोलते हैं, वेडीसाइड। उसका क्या किया जाता है, विच आर स्प्रेड इन द फील्ड, उसको स्प्रे करते हैं फील्ड में। और एक वेडीसाइड का यह नाम दे रखा है, वन ऑफ द कॉमन वेडीसाइड 2,4-D। 2,4-D का मतलब, ये 2,4-D का फुल फॉर्म है 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या है, 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो एक तो हाथ से निकाल सकते हैं, इस हैरो से निकाल सकते हैं, खुरपा से निकाल सकते हैं, और उसके अलावा क्या है, वेडीसाइड का क्या करना पड़ेगा, स्प्रे करना पड़ेगा। देखो इस पिक्चर में ये आदमी क्या कर रहा है, वेडीसाइड का क्या कर रहा है, स्प्रेइंग कर रहा है, और ये स्प्रे करने के लिए ये मशीन का क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। तो वेडीसाइड बीइंग हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग, इसीलिए हम जानते हैं कि ये वेडीसाइड केमिकल से बनता है, इसलिए ये केमिकल हमारे लिए क्या होता है, बहुत हानिकारक होता है। इसलिए देखो ये आदमी ने क्या लगा रखा है, मास्क लगा रखा है। एंड आर रिप्लेस्ड बाय द हर्बिसाइड, इसलिए कंपनी ने एक और दवाई बनाई है जिसका नाम है हर्बिसाइड। तो हर्बिसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं वीड्स को भगाने के लिए, जो क्या है, इतना हार्मफुल नहीं होता। और ये हर्बिसाइड किससे बनता है, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, यानी पहले वेडीसाइड यूज़ करते थे, क्या यूज़ करते थे, वेडीसाइड, जो केमिकल से बनता था, जो हमारे लिए हार्मफुल था। अब हर्बिसाइड भी मिलता है जो प्लांट से बनता है, इसका भी वीड्स को भगाने में यूज़ करते हैं। वेडीसाइड वेन एवर पुट टू यूज़ शुड बी यूज वेरी केयरफुली, और वेडीसाइड कब भी अगर फील्ड में डालना है तो बहुत ध्यान से डालना है। द फार्मर वाइल स्प्रेइंग शुड कवर देयर माउथ, उनको अपने क्या करना है, माउथ को कवर करना है। एंड नोस विथ ए पीस ऑफ क्लॉथ, और मुंह और नाक को ढकना है कपड़ों से, जैसे आज के टाइम पे हम मास्क पहनते हैं ना, उसी तरह का मास्क पहनना है, ताकि क्या ना हो, उनके बॉडी के अंदर वो एयर ना चला जाए, नहीं तो वो जहरीला एयर है, उनको भी क्या कर सकता है, हार्मफुल कर सकता है। तो अब हम 6th पॉइंट पे आ गए, वो क्या है, हार्वेस्टिंग। फसल अब तो उग जाएगी ना,
प्रिपेयर कर लिया, बीज उगा दिया, खाद डाल दिया, पानी डाल दिया, वीड्स को भगा दिया, अब लास्ट काम है फसल उग गई, अब उसकी क्या करनी है, हार्वेस्टिंग यानी कटाई करनी है। तो हार्वेस्टिंग इज ए रिमूवल और कटिंग ऑफ क्रॉप, यानी हार्वेस्टिंग क्या है, क्रॉप को काटना है, हटाना है आफ्टर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब पूरी तरह से उगने के बाद। हार्वेस्टिंग इज अनदर सेलिब्रेशन ऑफ फार्मर, और हार्वेस्टिंग के समय फार्मर क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, यानी खुशियाँ मनाते हैं। क्यों खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि फसल कटेगी तभी वो बेचेंगे और उनका पैसा आएगा। व्हेन दे हार्वेस्ट द क्रॉप, द हार्वेस्टिंग सीजन फॉर डिफरेंट क्रॉप इज डिफरेंट, और हार्वेस्टिंग सीजन हर क्रॉप का अलग है। वीट का अलग है, राइस का अलग है। तो राइस अलग महीने में हार्वेस्ट होता है, वीट अलग महीने में हार्वेस्ट होता है। तो द कटिंग एंड कलेक्टिंग, यानी काट दिया, कलेक्ट कर दिया आपने मैच्योर्ड यानी पके हुए क्रॉप को, कहाँ से, फील्ड से, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इवन नाउ इन इंडिया हार्वेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल मेथड सिक्कल। शुरू से इंडिया में पुराने ज़माने के पुराने टाइम से इंडिया में हार्वेस्टिंग किससे की जाती है, सिक्कल। ये आपने देखा होगा, दातली टाइप है ना, इससे हार्वेस्टिंग की जाती है ना। द क्रॉप आर हार्वेस्टेड एंड टाइड इन बंडल, क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद उसको बंडल में बांध दिया जाता है। एंड आर कीप्ड रेडी फॉर थ्रेशिंग, लेकिन उसके बाद उसका क्या किया जाता है, थ्रेशिंग किया जाता है। थ्रेशिंग यानी क्या होता है, आपको अभी दिखाता हूँ, ये देखो ये प्रोसेस चल रहा है। अभी थ्रेशिंग की डेफिनेशन आएगी, वहाँ पे भी हम देखेंगे। तो थ्रेशिंग क्या है, ठीक है। फ्रॉम द क्रॉप द ग्रेन हैव टू सेपरेट फ्रॉम द चाफ, हमें पता है कि क्रॉप में से ग्रेन यानी अनाज को या दाने को अलग करना है, और चैफ यानी भूसा, चैफ यानी क्या होता है, भूसा, उसको भी क्या करना है, अलग करना है। हार्वेस्टिंग इज एसोसिएटेड विद सेलिब्रेशन सच एज डांस एंड सिंगिंग, और हार्वेस्टिंग के टाइम में फार्मर क्या करते हैं, डांस भी करते हैं और गाना भी गाते हैं। हैंड सिकल वाज द फर्स्ट वन टू बी यूज, सबसे पहले हार्वेस्टिंग करने के लिए किसका यूज़ किया जाता था, हाथ से बने हुए सिकल का यूज़ किया जाता था। इट वॉज यूज एज फार बैक एज 5000 ईयर अगो, और ये लगभग 500 साल पहले से यूज़ हो रहा है। लेकिन अब फिगर बी में आपको ये मशीन दिख रही है, इसका नाम है थ्रेशर। क्या नाम है, थ्रेशर। और and the combine follow the same. Other harvesting machine are were developed later on. A combine is a fact, combine harvester and thresher. तो देखो पहले सिकल से करते थे, फिर देखो ये मशीन आई थ्रेशिंग कर हार्वेस्टिंग करने की, ये देखो, उसके बाद फिर ये कॉम्बाइन मशीन आई। कॉम्बाइन मशीन का मतलब जिसमें हार्वेस्टर भी है और थ्रेशर दोनों है, यानी कटाई भी कर रहा है फसल की, और साथ के साथ गेहूं को यानी दानों को और भूसों को क्या कर रहा है, अलग भी कर रहा है। तो ये मशीन जैसे फील्ड में चलेगी तो फसल भी कटती जाएगी, और गेहूं एक तरफ अलग हो जाएगा, जैसे गेहूं की फसल है तो गेहूं अलग हो जाएगा और भूसा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। एक कॉम्बाइन एज ए शार्प एज फॉर कटिंग ऑफ द टॉप ऑफ ग्रेन प्लांट सच एज वीट, तो इसमें तीखे एज होते हैं जो काट देते हैं, देन इट सेपरेट द ग्रेन, और उसके बाद ये दानों को और स्टाल को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। मेनी ऑफ दिस फार्म मशीन आर अटैच द फार्मर कैन फिक्स टू ट्रैक्टर, ऐसी मशीनें ट्रैक्टर के साथ भी वो क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। दिस डे देयर आर ट्रैक्टर विच हेल्प द फार्मर टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग, और आज के टाइम पे ये जो ट्रैक्टर ही है, इसके कारण फार्मर हर कामों को क्या कर पा रहा है, फास्ट भी कर पा रहा है और स्पीड से कर पा रहा है। उसके बाद अब देखो आ गई हमारी डेफिनेशन थ्रेशिंग और विनोइंग की। तो थ्रेशिंग ऊपर आया था वर्ड, तो थ्रेशिंग वो प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा ग्रेन एंड रिलीज फ्रॉम द चाफ, यानी ग्रेन को किससे, भूसे, यानी चाफ यानी भूसे से अलग किया जाता, ग्रेन यानी दानों को। दिस इज डन आइदर बाय हैंड, पहले तो ये हाथ से भी किया जाता था, एनिमल की मदद भी ली जाती थी, जैसे बुल्लक और कैमल की मदद ली जाती थी। द हार्वेस्टेड क्रॉप इज स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, हार्वेस्टेड क्रॉप को यानी फसल को काटने के बाद उसको ग्राउंड में फैला दिया जाता था। एंड द बुल्लक और कैमल आर मेड टू वॉक ओवर देम, और उस फसल के ऊपर से बेल को और कैमल को चलने दिया जाता था, और बार बार उनको चलने दिया जाता था विद देयर फीट, और उनके पाँव से, टिल द ग्रेन कम आउट ऑफ द चेप, तो ये जो दाना होता था वो फसल में से क्या हो जाता था, अलग हो जाता था, या भूसे में से क्या हो जाता था, अलग हो जाता था। द ट्रैक्टर आर यूज फॉर डूइंग द जॉब इन मॉडर्न टाइम, लेकिन आज के टाइम में ट्रैक्टर का मदद से इसको किया जा रहा है। द लीव्स एंड द स्टेम ऑफ द क्रॉप गेट क्रश्ड इनटू स्मॉल पीसेस
although the grain come out of the chaff and they still remain mixed with the chaff and crushed leaves as well as stem of the plant. The grain are then separated from chaff, dried leaves and stem of the crop. Harvesting and threshing can be done simultaneously with the help of machine called combine. तो इन्होंने बताया कि हम उसको क्रश कर देते हैं तो दाने और वो अलग हो जाते हैं, और उसके बाद जो चैफ जो भूसा होता है उसको हवा से क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। आजकल हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग करने के लिए एक ही मशीन आती है जिस मशीन का क्या नाम है, कॉम्बाइन, और हमने पहले देखा था उस कॉम्बाइन की मदद से दोनों काम किया जा सकता है। विनोइंग, फिर विनोइंग क्या होता है, आफ्टर थ्रेशिंग, यानी थ्रेशिंग करने के बाद सीड और ग्रेन आर सेपरेटेड फ्रॉम चैफ बाय विंड। अब थ्रेशिंग कर दी, अब यहाँ भूसा भी है और गेहूं भी है, यानी भूसा और गेहूं। अब क्या करेंगे, उस भूसे को अलग करना है, किससे अलग करना है, गेहूं से अलग करना है। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस मेथड, और ये मेथड आपने पहले भी देखा होगा। इट इज डन बाई पुटिंग द मिक्सचर ऑफ ग्रैन चैफिंग एंड हैविंग इन द विनोइंग स्कूप। इसको बोलते हैं विनोइंग स्कूप, विनोइंग स्कूप या क्या बोलते हैं, सूपा। इसमें डालते हैं और इसको ड्रॉप करते हैं, गिराते हैं, हाइट से, ऊंचाई से गिराते हैं, और जैसे ही ऊंचाई से गिराते हैं तो हवा चलती है तो भूसा हल्का होता है, तो हवा के कारण वो दूर चला जाता है और द ग्रेन ड्रॉप टू द ग्राउंड, और जो अनाज है वो कहाँ गिर जाता है, ग्राउंड में गिर जाता है, यानी अनाज तो ग्राउंड में गिर जाता है, भूसे उड़ जाते हैं। देयरफॉर इस तरह से चैफ को अलग किया जाता है, क्योंकि चैफ क्या होता है, लाइटर होता है, लाइटर यानी हल्का होता है, इसी की तरह चैफ को सेपरेट किया जाएगा। ये सब पुराने मेथड है, आजकल मशीनों के द्वारा ये सारे काम एक ही बार में हो जाते हैं, पर पुराने समय में पहले क्या करते थे, फसल को काटते थे, फिर ज़मीन में रखते थे, फिर बुलोक को और कैमल को चलाते थे, फिर वो दाने और भूसे मिक्स हो जाते थे, फिर उसके बाद विनोइंग करते थे, फिर ऊपर से जब भूसों को और दानों को गिराया जाता था तो भूसे हवा के कारण क्या हो जाते थे, चैफ हवा के कारण अलग हो जाते थे। अब लास्ट प्रोसेस है जो हमारा क्या है, स्टोरेज। यानी अब देखो हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने किया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हमने शुरू किया था किससे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से शुरू किया। फिर हमने बीज को उगाया, सोविंग किया। फिर हमने क्या किया, मैन्योर और क्या डाला, एंड फर्टिलाइजर डाला। फिर हमने फोर्थ में क्या किया, इरिगेशन किया। फिर फिफ्थ में हमने क्या किया, रिमूवल ऑफ वीड्स, यानी खरपतवार को भगाया। फिर हमने सिक्स में क्या किया, हार्वेस्टिंग यानी कटाई की, और हार्वेस्टिंग में हमने दो काम किए, एक तो थ्रेशिंग और विनोइंग। अब सातवें नंबर पे फसल कट गई, दाने अलग हो गए, तो उसको क्या करना है, स्टोरेज, स्टोर करना है। तो देखो सातवां पॉइंट हमारा आ गया, सेवंथ पॉइंट, स्टोरेज करना है, क्योंकि स्टोर नहीं करेंगे और बारिश आ गई, अगर इधर उधर रख दिया तो भीग जाएंगे और सारा फसल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप प्रोड्यूस मे बी स्टोर्ड प्रॉपरली, इसको स्टोर करना है। क्यों स्टोर करना है प्रॉपरली, पहले इसको पानी से बचाना है, मॉइस्चर यानी नमी से बचाना है, बारिश से बचाना है, पेस्ट और बर्ड यानी कीड़ों से, है ना, रैट से, जानवरों से, बर्ड से बचाना है। इन एयर टाइट गोडाउन इन प्रॉपर बैग, यानी ऐसे गोडाउन में रखना है जो जहाँ पे हवा ज़्यादा पास ना हो, बैग में पैक करना है, और फिर उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट भी करना है। द फ्रेश क्रॉप प्रोड्यूस हैज़ लॉट ऑफ मॉइस्चर, हम जानते हैं कि जब फ्रेश क्रॉप होता है उसमें बहुत सारे पानी की बूंदें रहती है, तो सबसे पहले उनको धूप में रखना है, ताकि धूप में रखते ही उनमें से सारे जो पानी की बूंदें हैं वो सूख जाएगी। ड्राइंग विल रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट, और सूखने से उनके मॉइस्चर की मात्रा यानी नमी की मात्रा कम, पानी की मात्रा कम हो जाएगी। प्रोटेक्ट द फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन एंड अटैक बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर नमी की मात्रा कम नहीं होगी तो उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाएंगे, इसलिए उनको धूप में क्या करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा। द स्पॉइलेज ऑफ ग्रेन इज प्रिवेंटेड, और धूप में सबसे पहले फसल कटने के बाद उसको धूप में रखना पड़ता है। इन एडिशन स्टोर्ड प्रोडक्ट आर टू प्रोटेक्टेड बाय डैमेज ऑफ रैट एंड इंसेक्ट, उसके बाद इनको रैट और इंसेक्ट से भी बचाना है। इन आवर कंट्री डैमेज बाय सच ऑर्गेनिज्म इज हाई एज 25%, क्योंकि हमारे देश में 25% फसल को तो कौन खत्म कर देते हैं, रैट और इंसेक्ट, तो इसलिए इनसे बचाना भी क्या है, बहुत जरूरी है। देयरफॉर मेक द प्रॉपर स्टोरेज ऑफ अवर फूड मटेरियल, इसलिए इनको हमें प्रॉपरली क्या करना है, स्टोर
करना बहुत ज़रूरी है। इन आवर कंट्री फार्मर स्टोर द ग्रेन इन ए जूट बैग, जूट का जो बोरी आती है उसके अंदर फसल को वो क्या करते हैं, स्टोर कर दें। और मेटेलिक स्टोरेज बिन या मेटल से बने हुए बड़े बड़े बक्से होते हैं उसमें भी स्टोर करते हैं। और अगर लार्ज स्केल में स्टोर करना है ग्रेन को तो फिर गवर्नमेंट ने क्या बना रखी है, सिलोस या ग्रेनरीज बना रखी है। क्या बना रखी है, सिलोस या ग्रेनरीज बना रखी है। उसमें भी क्या किया जाता है, फसल को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब हमने इस पूरे चैप्टर्स को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ये तो असाइनमेंट है, ये अभी हम नहीं करेंगे। अब आपका होमवर्क है कल का कि ये जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और अगले वीडियो लेक्चर में मैं इसके सारे क्वेश्चन आंसर करा के इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दूंगा। आशा करता हूँ कि आप चैप्टर को रीड कर रहे होंगे, उसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो आपको बीच में से भी क्वेश्चन आने चाहिए। आशा करता हूँ चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।